क्लास 10th लेसन 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम पार्ट नंबर 3 देखेंगे। पार्ट 1 और 2 में हमने कुछ पार्ट फिनिश किया था। आज हमारा पार्ट स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक मोटर से बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर से हम लोग आज पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सो अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अब देखते हैं इस लेसन को। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे डिवाइस है? एक रोटेटिंग डिवाइस होती है, घूमती है, जिसके अंदर कोई कॉइल दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फैंस। इलेक्ट्रिक फैन में यूज होती है ये मोटर। रेफ्रिजरेटर्स में, मिक्सर्स में, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स और मैनी मोर। कितनी ऐसी डिवाइसेस होते हैं जिन सब में एक इलेक्ट्रिक मोटर का बहुत यूज़ है। डू यू नो हाउ एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क? एक इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है बच्चों, आज हम ये देखेंगे। एन इलेक्ट्रिक मोटर शोन इन द फिगर 13.5। यहाँ पर एक डायग्राम बना है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक मैग्नेट होता है, नॉर्थ साउथ पोल। इनके बीच में क्या होती है? कॉइल रखी होती है बच्चों। ये दिख रहे हैं आपको, एक कॉइल होती है ना। ये कॉइल को हम लोग घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से रोटेट करते हैं? इस करंट की हेल्प से, इस बैटरी या इसकी हेल्प से ये इसके बीच में रोटेट होती, घूमती है। पूरा मैकेनिज्म अब समझेंगे ध्यान से, क्या क्या चीज़ें होती है ये सब देखेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर शोन इन द फिगर। दिस कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। इसके अंदर एक कॉइल होती है बच्चों ABCD, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, आपको दिख रही होगी ये ABCD, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। किसकी बनी होती है? कॉपर के वायर की बनी होती है, जो एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब दो पोल नॉर्थ और साउथ के बीच में इसको रखा जाता है। सच दैट द आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे रखते हैं कि AB और CD जो है वो मैग्नेट की फील्ड, मैग्नेट कहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगी बच्चों? नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। किधर होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। तो ये जो AB है और CD जो है, AB और CD जो कैसे होते हैं? ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारा करंट है ना। यानी ये जो फील्ड है, ये AB और CD जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है? परपेंडिकुलर। हम इसको रखते ही ऐसा है कि AB और CD मैग्नेटिक फील्ड से कैसे रहे? परपेंडिकुलर है। इसका क्या फायदा है अभी मैं समझाऊंगा आपको बच्चों। ठीक है। द एंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू टू हाफ P एंड Q। मतलब ये दो हाफ स्प्लिट रिंग होती है, उनसे जुड़े होते हैं। ये जो AB और CD के हिस्से हैं ना बच्चों, ये देखो, ये एक स्प्लिट रिंग है। क्या है? स्प्लिट रिंग्स होती हैं, इन दोनों से जुड़े होते हैं। द इनर साइड ऑफ द हाफ्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू एन एक्सल। जो ये स्लिप रिंग है, जो स्लिप रिंग होती है, ये एक अंदर की तरफ से इंसुलेटेड रहते हैं और एक ये जो एक्सल दिख रहा है ना, इस एक्सल के ऊपर बंधे होते हैं। इसके साइड में ये स्लिप रिंग घूमती है, यानी स्लिप रिंग इनके साथ ही घूमती है, ये एक्सल के साथ। The inner sides of this, the external conducting edge of P and Q touch two conducting stationary brushes X and Y। अब ये जो दोनों स्लिप रिंग है, इसके दोनों साइड में दो ऐसे कार्बन के ब्रश होते हैं बच्चों, X एंड Y। ये कार्बन के ब्रशेस होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रशेस होते हैं, X और Y होते हैं। हाँ, एज शोन इन द फिगर 13.5, जो कि हमको इस फिगर में दिया हुआ है। करंट इन ABCD कॉइल इंटर फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रशेस। कहना क्या चाहते हैं बच्चों, हम मैं आपको समझाऊं। ये जो बैटरीज होती है ना, इससे हम लोग करंट डालते हैं यहाँ से, जो X के थ्रू इस वायर में, इस कॉइल में जाता है, A से डायरेक्शन में, A से B C D होते हुए इधर करंट आता है। तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं बच्चों। कौन सा रूल लगाओगे आप? लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इससे परपेंडिकुलर ये हो गया करंट की डायरेक्शन। करंट कहाँ जा रहा है? A to B करंट जा रहा है। अगर हम ये दोनों चीज़ों को देखें तो क्या होगा? इस
ए बी साइड पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि ए बी साइड पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। लेफ्ट हैंड रूल से वो फोर्स किधर लगेगा, इस साइड पर वो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आप अपनी 4 फिंगर को, इस हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया भी था, एक बार फिर से थोड़ा सा बैक समझा दूं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को लेते हैं हमारे 4 फिंगर में, कहाँ लेते हैं, 4 फिंगर में, और करंट कहाँ लेते हैं, मिडिल फिंगर में, तो हमारा थंब क्या शो करता है, थंब क्या शो करता है, हमारा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या शो करता है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट शो करता है। तो यही मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड और उस तरफ जा रहा है करंट, तो यहाँ पर किधर लगेगा फोर्स, नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड, करंट और नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसमें फोर्स लगेगा। तो ये ए बी आर्म नीचे की तरफ खींची जाएगी, किधर जाएगी, नीचे की तरफ। दूसरी बात आगे देखिए, यहाँ पर करंट यहाँ से यहाँ जाता है तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, तो इस लाइन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसके अलावा ये जो लाइन है सी डी, इस पर भी फोर्स लगेगा, लेकिन अब करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी बच्चों, इस तरफ हो जाएगी। अब करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। तो अब इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, यहाँ पर। तो ये फोर्स नीचे, ये फोर्स ऊपर, ये दोनों फोर्स मिलके इसको ऐसे घुमा देंगे, रोटेट करवा देंगे। इस साइड से क्या करेगी, रोटेट करने लग जाएगी। यहाँ लिखा हुआ भी है, करंट इन द कोयल ABCD इंटर फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रशेस X and flow back to the battery through brushes Y. Notice that the current in arm AB of the coil flow from A to B and arm CD it flows C to D. मतलब क्या बोल रहा है, करंट A से B की तरफ जाता है, इस तरफ C से D की तरफ आता है। अगर हम यहाँ पर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो क्या होगा, मैंने आपको वैसे ही चीज़ बता दी है कि लेफ्ट हैंड रूल लगाने से करंट, वी फाइंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी पुशेस इट्स डाउनवर्ड। ए बी को कहाँ पुश करता है, ए बी नीचे की तरफ जाती है, वाइल द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म सी डी पुशेस इट अपवर्ड। हमने देखा, क्या बताया था मैंने आपको कि ए बी इसको नीचे, ए बी जो है नीचे की तरफ जाएगी और सी डी जो है ऊपर की तरफ आएगी। ये नीचे, ये ऊपर, तो वो एक राउंड राउंड डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा। कैसे घूमने लग जाएगा, राउंड शेप में घूमने लग जाएगा। Thus the coil and the axle mounted free to turn about an axis, तो वो घूमने लग जाएंगे एक्सिस पर। रोटेट एंड एंटी क्लॉकवाइज, किस तरफ घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूमने लग जाएंगे। एट हाफ रोटेशन, आधे रोटेशन के बाद क्या होगा, Q मेक्स कॉन्टेक्ट विथ ब्रश X एंड P विथ ब्रश Y। मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर जो ब्रशेस होते हैं X और Y वो नहीं घूमते हैं, ये स्लिप रिंग्स घूमती है। तो ये वाली स्लिप रिंग इधर चली जाती है Y के पास, और ये जो स्लिप रिंग होती है वो घूम के इधर आ जाती है इस वाले ब्रश के पास। ठीक है, हाफ टर्न के बाद। इस बार भी क्या होता है बच्चों, करंट की डायरेक्शन वही रहती है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है ना। करंट अब भी, देयरफॉर द करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स, करंट जो है कॉइल में रिवर्स हो जाता है, एंड फ्लो अलोंग द पाथ DCBA। कब होता है बच्चों ऐसा, जब आपकी कॉइल आधा घूम जाती है। देखिए वो ऐसे हाफ टर्न लेती है यहाँ से यहाँ, मतलब जो हमारा AB साइड है वो घूम के इधर आ जाएगा ऐसे, और ये जो CD है वो नीचे से घूम, ऊपर से घूम के इधर आ जाएगा। यानी अब मैं अगर बोलूँ आपको फिर से, तो ABCD की जगह ये जो D है वो यहाँ आ जाएगा और A इसके प्लेस पे चला जाएगा। हमारी कॉइल ने आधा टर्न ले लिया है ऐसे घूम के। कैसा टर्न ले लिया है, हाफ टर्न ले चुकी है वो। क्लियर है, लेकिन उससे होना क्या है बच्चों, उससे कोई चेंजेस नहीं आना है। चेंजेस तो वही रहेगा, करंट अभी भी क्या होगा, यहाँ से इधर जाएगा, तो यहाँ पर जो आर्म होगी वो नीचे जाएगी, यहाँ वाली आर्म ऊपर जाएगी, और ये राउंड राउंड रोटेशन इसके अंदर ऐसा चलता रहेगा। ये कॉइल हमेशा ऐसे एक डायरेक्शन में घूमती रहेगी। ठीक है। इन इलेक्ट्रिक मोटर द स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर। इलेक्ट्रिक जो स्प्लिट रिंग होती है ना, वो एक कम्यूटेटर की तरह काम करती है। कम्यूटेटर क्या होता है,
अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड, मतलब जो करंट की डायरेक्शन को बदल दे वो होती है स्प्लिट रिंग। क्या होती है? स्प्लिट रिंग। द रिवर्सल ऑफ करंट इज ऑल्सो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू आर्म ए बी एंड सी डी। दस आर्म ए बी ऑफ द कॉइल that was earlier pushed down is now pushed up and the arm CD previously pushed up is now pushed down। ओके, चलिए मैं आपको एक पेज के अंदर ये समझाता हूँ बच्चों। चलिए बच्चों थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया जाए। हाँ तो क्लास क्या करना है हमको, यहाँ पर मैं आपको फिर से समझा दूँ। देखिए यहाँ पर एक हॉर्सशू मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होता है। यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में है। यहाँ पर हमने कॉइल रख रखी है, देखिए ऐसी ABCD कॉइल है, बहुत सिंपल है एक्सपेरिमेंट। ये जो इधर का अरेंजमेंट है तो सब बात की बात है बच्चों, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। हम यहाँ से यहाँ पर एक स्लिप रिंग्स होती हैं, एक कार्बन के ब्रशेस होते हैं, है ना। कार्बन के ब्रशेस से करंट क्या होता है, ये बैटरी जोड़ दी मैंने इस टाइप से। यहाँ से करंट गया कार्बन ब्रश से होते हुए स्लिप रिंग में गया, स्लिप रिंग से करंट यहाँ से ABCD में जाएगा। करंट ऐसे जा रहा है, ये क्या हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। हमने कल ही लास्ट वीडियो में देखा था, क्या देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल बनता है तो यहाँ से इन दोनों से ऊपर या नीचे की तरफ क्या होता है, करंट जाता है। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल अगर बच्चों आप लगाओगे तो बहुत आसानी से करके देख लोगे। तो जब भी ऐसा होता है बच्चों, ये हमारी 4 फिंगर हो जाएगी, ये हमारी मिडिल फिंगर हो जाएगी, तो हमारा थंब किधर जाएगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएगा। यानी ये जो AB आर्म है, इस AB आर्म को ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ धकाएगी, किधर पुश करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी। क्लियर है क्लास। और इस तरफ क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन यहाँ देखिए उल्टी हो रही है, इधर करंट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। ये जो आर्म है बच्चों, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रही है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो कोई फोर्स नहीं लगता है। फिर वो यहाँ आता है करंट, जब करंट इस तरफ आता है तो क्या होगा बच्चों, अब मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, लेकिन अब हमारा करंट इस तरफ हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड करंट इधर, तो पहले जब करंट इधर था तो फोर्स नीचे लग रहा था, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो फोर्स ऊपर लगेगा। इसका मतलब ये वाली जो आर्म है वो नीचे जा रही है और ये जो आर्म है वो कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। तो इन दोनों को मिलाकर क्या होगा, एक रोटेशनल मोशन बन जाएगी बच्चों। मतलब ये कॉइल जो है ना वो ऐसे रोटेट होगी, ऐसे ये हिस्सा नीचे, ये हिस्सा ऊपर, एक राउंड ऐसे। आधा राउंड घूमने के बाद क्या होगा बच्चों, हाफ राउंड घूमने के बाद ये कंडीशन हो जाएगी, हाफ राउंड। आफ्टर हाफ राउंड, आधे राउंड के बाद क्या होगा, आफ्टर हाफ राउंड जो AB यहाँ था, AB वो अब इधर आ जाएगा, A यहाँ, B यहाँ, और ये जो DC था ये यहाँ हो जाएगा, DC। लेकिन करंट अभी भी क्या होगा, ऐसे ही फ्लो होगा, इधर ऐसे ऐसे ऐसे। तो बुक में लिखा ना, हाफ राउंड के बाद करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। पहले क्या था, A से B में था, अब इधर देखोगे तो करंट B से A की तरफ आ रहा होगा। कहाँ आ रहा होगा, B से। पहले C से D में था, अब यहाँ से देखो D से C में जा रहा। मतलब ये वाली साइड यहाँ आ गई है और ये वाली यहाँ आ गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है बच्चों, वैल्यू वही है। करंट फिर से इस तरफ जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर है, नॉर्थ से साउथ, तो इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन है नीचे की तरफ, तो ये नीचे जाएगा और ये वाला हिस्सा फिर से ऊपर आएगा। इस प्रकार से हमारे जो ये कॉइल है वो ऐसे 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 रोटेशन चलता रहता है, ऐसे यूं यूं राउंड 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 घूमती रहती है। ठीक है, यही छोटा सा मैकेनिज्म था इसका, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। द कमर्शियल मोटर्स यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। मतलब हमारे इसमें जो मैग्नेट दिखाई थी वो परमानेंट थी, वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट का यूज करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज इन द करंट कैरिंग कॉइल। जो कॉइल बनाते हैं उसमें बहुत सारे टर्न डाल देते हैं, बहुत सारे राउंड या टर्न डाल देते हैं। ठीक है, अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वाउंड। मतलब जो कॉइल बनाते हैं उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं जिससे कि वो बहुत अच्छा सा मैग्नेट की तरह काम करे। ठीक है,
द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वाउंड प्लस द कॉइल इज कॉल्ड अप एन आर्मेचर, और उन दोनों को मिलाकर हम आर्मेचर कहते हैं। कॉइल और आयरन रॉड को दोनों को मिलाकर आर्मेचर कहा जाता है। चलिए बच्चों, तो ये अपने पार्ट इतना देखा। इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बता ही चुका हूँ पहले ही आपको क्या होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, है ना, लास्ट पेज पे दिया था। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है? सो क्लास, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, है ना। हमने यही पढ़ रखा है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी परमानेंट मैग्नेट या किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाती है जिससे कि वो रोटेट होता है। और यही इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है कि जो कॉइल होती है उसमें करंट ही क्यों डालते हैं हम लोग? क्योंकि करंट से क्या होता है, वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है और दोनों मैग्नेट एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, इससे वो कॉइल राउंड राउंड घूमने लग जाती है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर? हमने देख लिया यहाँ पर स्प्लिट रिंग का रोल क्या होता है। ठीक है, ये कम्यूटेटर की तरह काम करती है। स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर, द स्प्लिट रिंग एक्ट्स एज अ कम्यूटेटर, कम्यूटेटर की तरह वर्क करती है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लास्ट पेज पे मैंने बताया था आपको, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो बच्चों ये टेक्ड है, यही आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो वो फोर्स की डायरेक्शन हमको देता है। क्लियर है क्लास? आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बच्चों। तो इंडक्शन इसका अपोजिट है। अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर हम किसी मैग्नेट को मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट को पास कराएं तो वो मैग्नेट की तरह काम करता है, या किसी वायर में करंट पास कराएं तो वो मैग्नेट की तरह काम करता है। इसका मतलब मैग्नेट और करंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इंडक्शन में हम इसका अपोजिट काम करते हैं कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सकता है क्या? इसी चीज को इंडक्शन में यूज किया गया है। We have studied that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that the direction of current is perpendicular to the magnetic field, it experiences a force. This force causes the conductor to move. हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखा जाए, कैसा रखा जाए, परपेंडिकुलर रखा जाए, तो उस पर एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? एक फोर्स लगता है, ठीक है, जो उसको रोटेट कर देता है, जिसकी वजह से वो मूव करती है। नाउ लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड अ फिक्स्ड कंडक्टर। मतलब अब रिवर्स कंडीशन को सोचिए कि अगर हम किसी कंडक्टर को, सिर्फ कंडक्टर है पर उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं। क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज करते हैं, तो क्या होगा? क्या इसका अपोजिट रिजल्ट हो सकता है? मैग्नेट से करंट बन सकता है क्या? ठीक है, तो ये सबसे पहले एक इंग्लिश फिजिसिस्ट जो थे मिस्टर माइकल फेराडे, उन्होंने देखा था। फेराडे मेड एन इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू बाय डिस्कवरिंग हाउ अ मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने मैग्नेट को मूव कराकर करंट बनाया था फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इसके लिए एक एक्टिविटी गिवन है, मैं आपको समझा देता हूँ पीछे की तरफ, है ना। बहुत सिंपल एक्टिविटी है। सिंपल एक्टिविटी में क्या है कि यहाँ हमने एक वायर को, बस वायर है, उसको कॉइल की तरह वाउंड किया है और उसमें एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? दैट कैन चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट, जो करंट की प्रेजेंस को चेक करता है। अब अगर हम इसके पास मैग्नेट लाएं या इसके पास से मैग्नेट को दूर ले जाएं बच्चों, तो क्या होता है? इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस होता है ना। मतलब करंट प्रोड्यूस कैसे पता चलता है? कि ये जो गैल्वेनोमीटर में इसमें डिफ्लेक्शन होता है, क्लिंक करता है, चेंज होता है, इसकी डायरेक्शन एकदम बदलती है ना। तो लेकिन इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि जब नॉर्थ पोल को इसके पास लाते हैं तो डायरेक्शन करंट की डिफरेंट होती है, और जब नॉर्थ को दूर ले जाते हैं तो भी करंट की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यहां पर एक सिंपल सा बच्चों कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को अगर बदला जाए,
किसी भी कॉइल के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड को हम बदलें, जैसे अभी जब ये पास आता है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके पास आ जाती है, जब ये इससे दूर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड दूर जाती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी कॉइल के अराउंड आसपास की मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते जाएंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा दिया है, बता दूं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? अ गैल्वेनोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन सर्किट, जो सिर्फ क्या करता है, चेक करता है कि कहीं पर करंट है या नहीं है। द पॉइंटर, ये जो पॉइंटर होता है, रिमेन्स एट जीरो फॉर जीरो करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर लेफ्ट और राइट। अगर इसमें करंट फ्लो होता है तो या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, लेकिन हमको पता चल जाएगा कि करंट फ्लो हो रहा है। You can also check that if you had moved south pole of magnet toward the end B of the coil, or the deflection in the galvanometer would just opposite to the previous case। चलो मैं समझा दूं बच्चों आपको कॉपी में, बहुत सिंपल सा केस है। क्या केस है बच्चों? सिंपल सी बात है कि अगर आपने कोई एक कॉइल बना रखी है ना, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है। अगर आप किसी बार मैग्नेट को इसके पास रख दोगे तो कुछ नहीं होगा, नथिंग। कब करंट बनेगा? जब ये मैग्नेटिक फील्ड चलेगी, जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में मोशन होगा। या तो मैं कॉइल को यहां से यहां घुमाऊं या मैग्नेट को इधर से इधर घुमाऊं। ठीक है, हम अगर दोनों में से किसी एक को या दोनों को घुमाते हैं, दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। अगर आपने दोनों को रोक दिया, करंट नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, आप जब तक मैग्नेट को चलाओगे या जब तक कॉइल को चलाओगे तब तक ही सिर्फ करंट प्रोड्यूस होता है। ये सबसे बेस्ट ज़रूरी कंडीशन है कि जब तक इस कॉइल के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी। देखो कैसे बच्चों, जब ये इसके पास में आता है तो इसमें से ढेर सारी फील्ड लाइन निकलती है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड जुड़ गई। इस कॉइल के साथ क्या जुड़ गई? मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको और पास लाएंगे तो और मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगी, जब इसको दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। और जब हम बच्चों इस कॉइल को इसको दूर ले जाते हैं, जैसे मान लो इस मैग्नेट को मैंने यहाँ से यहाँ ले आया, तब मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी कम हो जाएगी बच्चों। कुल मिला के हमको मैग्नेटिक फील्ड को बदलना है। सिंपल सा एक रूल है बच्चों कि अगर किसी कॉइल के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, हर सेकंड चेंज हो रही है, बदल रही है, तो करंट बनेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगी तो करंट नहीं बनेगा। आप इसके अंदर मैग्नेट ले जाके रख दो, कुछ नहीं होना है। बस कब होगा? जब या तो मैग्नेट या कॉइल को, दोनों में से कोई भी एक मोशन करे। या तो इस कॉइल को घुमा घुमा के मैग्नेट के पास लाऊं, या मैग्नेट को घुमा घुमा के कॉइल के पास लाओ, या दूर ले जाओ। इससे जरूरी नहीं पास आए चाहे दूर आए, कुछ भी केस हो, दोनों केस में करंट तो प्रोड्यूस होगा, बस डायरेक्शन बदल जाती है। बच्चों जब हम नॉर्थ पोल को इसके पास लाते हैं तो सपोज मैं मानने को कह रहा हूं कि हमारा पॉइंटर शुरू में 0 होता है। नॉर्थ पोल को पास लाने पर अगर मान लो ये लेफ्ट में जा रहा है, डायरेक्शन करंट की, डिफ्लेक्शन करंट का इधर दिखा रहा है इसमें जो पॉइंटर होता है गैल्वेनोमीटर में, तो ऑब्वियसली जब मैं नॉर्थ को इससे दूर ले जाऊंगा तो वो डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहां से जो करंट प्रोड्यूस होता है बच्चों, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। सो व्हेन द कॉइल एंड द मैग्नेट आर बोथ स्टेशनरी देयर इज नो डिफ्लेक्शन। मतलब जब कॉइल और वो दोनों स्टेशनरी है, रुके हैं, तो कोई करंट नहीं बन सकता है। इन द गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इट इज दस क्लियर फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट मोशन ऑफ मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल, मतलब मोशन जो है वो जरूरी है, प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर देता है जिससे करंट बन जाता है। विच सेट अप एन इंड्यूस्ड करंट, जिससे कि उसके अंदर एक करंट फ्लो होता है, और उसी की वजह से ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है इसमें डिफ्लेक्शन होता है और हमको लगता है हाँ करंट प्रोड्यूस हुआ। क्लियर है? सो क्लास हियर इज अनादर एन एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी यहाँ गिवन है बच्चों, मैं आपको वो बताता हूँ। ये देखिए आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको उसी वे में समझा देता हूँ कि कहना क्या चाह रहे हैं, एक्टिविटी में क्या कहना चाह रहे हैं। क्लियर है?
स्टूडेंट यहाँ क्या हो रहा है ना, दो कॉइल है, ये एक कॉइल है, एक कॉइल इसके पास में रखी हुई है। यहाँ एक कॉइल में क्या कर रहे हैं हम लोग, करंट डाल रहे हैं। करंट डालने से कॉइल क्या बन जाएगी, सोलेनॉइड बन जाएगा, मतलब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ये जो रॉड को देख के कंफ्यूज मत होना कि ये इसके साथ सेम है, ये दूर है, बस ये तो रखने के लिए समझाया गया है। इसी के पास में एक और कॉइल है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ वायर राउंडेड है। हमने गैल्वेनोमीटर यहाँ डाला, जैसे ही आप इसमें करंट ऑन करते हो बच्चों, तो क्या होता है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड बनने से क्या होता है, इसके अंदर एक छोटा सा डिफ्लेक्शन होता है, छोटा सा, उसके बाद बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि करंट एक जैसा हो जाता है। करंट एक जैसा चलता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी रहती है, चेंज नहीं होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए हमने क्या देख रखा है कि अगर मैं करंट की वैल्यू कम ज़्यादा करता रहूँ, यहाँ पर क्या करता रहूँ, कम ज़्यादा मतलब चेंज कर दें, तो अगर हम इसमें इस टैपिंग की मदद से या रेजिस्टेंट की मदद से अगर करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी और उसकी वजह से इसके पास इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। अगर हम एक जैसा करंट डालते रहेंगे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मतलब एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। In this activity, we observe that as soon as current in coil 1 reaches either steady value or zero, the galvanometer in coil 2 show no deflection। मतलब अगर करंट स्टडी हो जाए, हम एक जैसा करंट डालेंगे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी बनेगी और कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा दूसरी वाली कॉइल में। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट, हमें क्या समझ में आता है, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड। इंड्यूस मतलब जन्म लेना, बच्चों समझने की बात है कि नए वाले में अपने आप प्रोड्यूस जो होता है। इन कॉइल 2 वेन एवर द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल 1 इज चेंजिंग, जब पहले वाले में करंट चेंज होता है, ठीक है, स्टार्टिंग और स्टॉपिंग मतलब चालू होता है या बंद होता है, तो कॉइल 1 इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल एंड द कॉइल 2 इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल। एज द करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इट, इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके आसपास इस कॉइल के, वो भी चेंज होती है, ऑल्सो चेंजेस। दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सेकेंडरी कॉइल ऑल्सो चेंज। यही समझाया मैंने आपको कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की चेंज होगी फर्स्ट कॉइल की, तो उसकी वजह से ही सेकेंड में करंट इंड्यूस होगा। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी हो जाएंगी तो करंट का इंडक्शन बंद हो जाएगा। दिस प्रोसेस by which a changing magnetic field in a conductor induces a current in another conductor, it is called a electromagnetic induction। इसी को हम बच्चों क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या, प्रोसेस by which a changing magnetic field in a conductor induces a current in another conductor, जो दूसरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर देती है, पैदा कर देती है। इन प्रैक्टिस वी कैन इंड्यूस current in a coil either by moving it in magnetic field or by changing the magnetic field around it। दो तरीके होते हैं, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को बदल दें या फिर उस कॉइल को घुमाते रहें, चेंज करते रहें। दोनों तरीके से काम किया जा सकता है। इट इज़ कन्वीनियंट इन मोस्ट सिचुएशन टू मूव द कॉइल। कॉइल को घुमाना ज़्यादा आसान रहता है, मैग्नेटिक फील्ड को घुमाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों, ठीक है। The induced current is found to be the highest when the direction of motion of the coil at right angle to the magnetic field। ये देखा गया बच्चों कि जो इंड्यूस्ड करंट बनता है ना, वो कैसा होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कब होता है, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल, कॉइल जिस तरफ घूम रही है वो, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में राइट एंगल बने, 90 डिग्री का एंगल बनता है, तब वो सबसे ज़्यादा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस सिचुएशन वी कैन यूज अ सिंपल रूल to know the direction of induced current। stretch the thumb, forefinger and middle finger of right hand so that they are perpendicular to each other। मतलब अगर आप आपके राइट हैंड के हैंड्स को लें, मैग्नेटिक फील्ड आपके फोर फिंगर से शो करें और ये जो थंब है ये आपका शो करे मूवमेंट ऑफ कंडक्टर को, तो जो ये मिडिल फिंगर है ये पॉइंट आउट करेगी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। किसको पॉइंट आउट करेगी, इंड्यूस्ड करंट की
डायरेक्शन को बताएंगे। ये आपको डायग्राम में मैंने बता ही चुका हूं। इफ द फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, देन मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो मिडिल फिंगर हमको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देंगी। इसको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कह सकते हैं, जो क्या करता है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आपको बताएगा बच्चों। चलिए यहाँ पर हमको एक इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ना है, जैसा कि हमने मोटर पढ़ा था, कुछ उसी टाइप का होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हमको जनरेट करना होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, करना नहीं होती, अपने आप हो जाती है, बस हमको सही अरेंजमेंट करना होता है। यहाँ लिखा है एक्सप्लेन डिफरेंट वे टू इंड्यूस करंट इन कॉइल, पीछे हमने देख लिया। या तो कॉइल को मैग्नेट के कंपैरिजन में पास लाओ, दूर लाओ, यानी पोजीशन चेंज करो, या मैग्नेट की पोजीशन चेंज करो। जो भी पीछे वेज देखे तो बच्चों वही आएंगे इसमें। आप इसका आंसर देख लीजिएगा, समझ गए होंगे आप लोग। इलेक्ट्रिक जनरेटर को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो इसका डायग्राम देखिए बच्चों, सेम होता है एज इट इज़ जो मोटर में था, कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं। नॉर्थ साउथ एक परमानेंट मैग्नेट, जिसके दोनों पोल्स के बीच में हम एक कॉइल को रखते हैं, सेम एज ABCD कॉइल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इस कॉइल को हम यहाँ इसके चारों ओर रोटेट करते हैं, जिससे क्या होता है, इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। और करंट होगा तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन से हमको पता चल जाएगा। चलिए क्लास में इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये किस पर बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पर। द एक्सपेरिमेंट स्टडीड अबव जनरेट इंड्यूस्ड करंट विच इज़ यूजुअली वेरी स्मॉल, मतलब हम जो अभी देख रहे हैं छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट है ना, लेकिन प्रिंसिपल वही है कि स्मॉल करंट को प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस लार्ज करंट फॉर यूज इन होम्स, जो घरों में यूज होता है उतना करंट भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो, या इंडस्ट्रीज में यूज होता है। आपने एक बहुत जनरेटर तो सभी लोगों ने देख ही रखा होगा शायद, जो बहुत आवाज करता है। इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट अ कंडक्टर, मतलब हम अपने हाथों से या किसी मशीन से हम उस कॉइल को घुमाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो रोटेट करती है, घुमाती है किसको, किसी कॉइल को, जिससे कहाँ पर घुमाती है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है, जिससे कि एक इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हमारी जो बच्चों डैम्स पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे बनती है ना। वहाँ पर वो वाटर से घुमाए जाते हैं, जो टर्बाइंस होते हैं बड़े बड़े, उनको वाटर की स्पीड से ही घुमाया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर एज शोन इन द फिगर, दिस कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट, है ना। क्या बोला उन्होंने कि यहाँ पर एक कॉइल होती है, ABCD नाम दिया है, जो कहाँ रखी है, नॉर्थ साउथ पोल, कोई दो मैग्नेट है या एक ही मैग्नेट होता है, बहुत बार ऐसा U शेप का है, हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं, उसके बीच में रखा हुआ है, ठीक है। The two ends of this coil are connected to two rings R1 and R2, and the inner side of these rings are made insulated. The two conducting stationary brushes B1 and B2 are kept pressed, separating on the rim R1 and R2 respectively. The two rings R1 and R2 are internally attached to an axle. The axle may be mechanically rotated from the outside of the rotate the coil inside the magnetic field. मतलब ये कहना चाह रहे हैं बच्चों कि जो रिंग्स होती हैं, ये एक फर्स्ट रिंग है R1, एक ब्रश से जुड़ी है B1 से, एक और रिंग है R2, वो भी एक ब्रश से जुड़ी है B2 ब्रश से, ठीक है। और ये दोनों जो हैं रिंग्स एक शाफ्ट के ऊपर रखी हुई हैं। शाफ्ट मतलब ये एक एक्सल होता है, जब हम इसको घुमाते हैं एक्सल को, तो उस एक्सल के साथ ये भी रोटेट होती है, कॉइल भी ऐसे या ऐसे, जो भी डायरेक्शन में आप घुमाना चाहो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेट हो जाती है, ठीक है। Outer end of the two brushes are connected to galvanometer to show the flow of current in the given external circuit. जो ये आउटर सर्किट है, इसमें R1 और R2 सॉरी B1 और B2 जो है, जो ब्रशेस है B1 B2, वो एक किससे जुड़े होते हैं, गैल्वेनोमीटर से, जो हमको बताता है कि करंट है या नहीं है, प्रेजेंस को शो करता है, चेक करता है।
When the axle attached to the two ring is rotated such that the arm AB moves up and the arm CD moves down, the magnetic field produced by the permanent magnet. चलिए बच्चों, मैं आपको फिर से वही कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। यहाँ पर राइट हैंड रूल लगेगा बच्चों, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये है रोटेशन, है ना। तो अगर आप आपके राइट हैंड को इस टाइप से लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और रोटेशन, रोटेशन इसका कहाँ कर रहे हो, अगर इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे हैं नीचे की तरफ, और इसमें नीचे की तरफ ले जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लग रही है, ठीक है, तो करंट हमारा कैसा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन इस टाइप से होती है, ऐसे, ठीक है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। फिर से देख लेते हैं। ए बी मूव्स अप, ए बी को ऊपर लाया जा रहा है, ओके, एंड सी डी मूव्स डाउन। अगर ए बी को ऊपर लाते हैं बच्चों तो राइट हैंड रूल से देखिए, ए बी ऊपर आएगा, है ना, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, यानी देखा जाए तो ये ऊपर को ऐसा बता सकता हूँ, ये ऊपर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, सॉरी, ये जो हमारा कॉइल है ये ऊपर की तरफ आ रही है, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है। दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमारा करंट भी किधर प्रोड्यूस होगा, सो क्लास, इसमें फिर करंट किस तरफ प्रोड्यूस होगा, इन दोनों से परपेंडिकुलर, ऐसे, मतलब ये डायरेक्शन में, ए से बी में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बी से सी और सी से डी में होते हुए, है ना, यानी B1 ब्रश से करंट स्टार्ट हो रहा है और ये होते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा। क्लियर क्लास। तो करंट कहाँ प्रोड्यूस होगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और इस टाइप से यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये कब तक होगा बच्चों, ये होगा जब हमारा ये दोनों आपस में चेंज ना हो। मैं आपको पेज में समझाता हूँ, इसको पूरा समझिए, आप ध्यान से समझिए। ये हमारी कॉइल है बच्चों, जब ये रोटेट होती है तो ये वाला हिस्सा इस तरफ आ जाएगा और ये घूम के इधर से इधर आ जाएगा, यानी पहले जो था ए बी सी डी, अब वो क्या बन जाएगा, डी सी बी ए हो जाएगा, डी सी बी ए हो जाएगा, ए बी सी डी से डी सी बी ए। फिर क्या होगा, फिर से अगर रोटेट होंगे बच्चों तो अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले करंट कहाँ से जा रहा था, ए बी सी डी में जा रहा था, अब अगर फिर से हम इसको फिर से उसी डायरेक्शन में घुमाते हैं जिसमें जा रहा था, तो करंट अब उल्टा जाएगा, ए डी से सी बी ए, यानी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो कुल मिला के बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, हम इसको या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ रोटेट करवाते हैं, किधर करवाते हैं, ऊपर या नीचे रोटेट करवाते हैं, तो इससे करंट, है ना, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाता है। तो राइट हैंड रूल अगर आप लगा लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान है कॉन्सेप्ट समझना। सो क्लास, हमने ये देख लिया, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। बाय अप्लाइंग Fleming's right hand rule, the induced current are set up in these arms along the direction A, B and C, D. करंट A से B की तरफ, C से D की तरफ चलता है। Thus an induced current flow in the direction A, B, C, D if there are larger number of turn in the coil, अगर बहुत सारे टर्न होंगे, the current generated in each turn add up to give a large current through the coil, अगर बहुत सारे टर्न होंगे तो हर टर्न में करंट हो जाएगा, तो बहुत सारा करंट एक साथ प्रोड्यूस हो सकता है। दिस मीन्स दैट द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट फ्लो फ्रॉम B2 to B1। इसका मतलब क्या है, करंट कहाँ से कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, बाहर की तरफ। देखिए करंट क्या हो रहा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए से चला, यहाँ पर आया B2 से, क्योंकि ये कॉइल कहाँ जुड़ी है, B2 से जुड़ी है, वो करंट यहाँ B2 से किधर जा रहा है, B1 की तरफ। ये देखिए क्लोज पास समझ में आ रहा है आपको, यहाँ से ये करंट इधर से होते जा रहा है। क्लियर है। आफ्टर हाफ रोटेशन, आधे रोटेशन के बाद क्या होगा बच्चों, आर्म सी डी स्टार्ट मूविंग अप एंड ए बी मूविंग डाउन, मतलब आधे टर्न के बाद ये चेंज हो जाएंगे। आधे टर्न के बाद क्या होंगे, हमारा सिस्टम चेंज हुआ। मैंने बताया था ना कि ए बी सी डी की जगह आ जाएगी सी डी ए बी की जगह, तो मोशन चेंज हो जाएगी। पहले हाफ टर्न में ए बी ऊपर आ रही थी, अब अगले हाफ टर्न में ए बी नीचे जाएगी, ए बी मूविंग डाउन। एज अ रिजल्ट इससे क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है इन बोथ द आर्म, दोनों ही आर्म में,
चेंज हो जाएगी, गिविंग राइज टू द नेट इंड्यूस करंट इन द डायरेक्शन DCBA। अब करंट डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, DCBA हो जाएगी। द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट नाउ फ्लो फ्रॉम B1 टू B2। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट अब बाहर के सर्किट में पहले इधर से इधर जा रहा था, अब वो इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, ये जो रिंग्स हैं वो तो उसी के साथ जुड़ी ना, ये वाले रिंग AB के साथ जुड़ी है, तो AB में जो करंट बनेगा वो इसमें जाएगा, तो अब करंट उल्टा होगा, कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। Thus, after every half rotation, the polarity of current in the respective arms changes। मतलब हर आधे रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सच अ करंट, इस टाइप के करंट को कहते हैं AC करंट, विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो इक्वल समय के बाद, थोड़े थोड़े समय के बाद अपनी डायरेक्शन बदल देता है बच्चों, वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको AC करंट कहते हैं। दिस डिवाइस इज कॉल्ड अ AC जनरेटर, इसको कहते हैं AC जनरेटर। मैं आपको फिर से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बच्चों, यूजिंग द पेपर और पेज। कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा है। क्या कहता है आपसे, देखिए बच्चों, एक राइट हैंड रूल जो मैंने अभी पढ़ाया था, अगर वो आप याद कर लो तो आपके सामने कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है। योर कॉइल इज ऑन दिस डायरेक्शन, है ना। हम कॉइल को ऐसे रोटेट कर रहे हैं, यानी ये हिस्सा ऊपर और ये हिस्सा नीचे। तो ये जो AB हिस्सा है बच्चों, ये किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। हमने अभी राइट हैंड रूल पढ़ा, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने राइट हैंड को मैं जैसा बताऊं वैसा करिए। ये जो आपकी ये वाली फिंगर है ना, इसको इस तरफ ऐसे बनाइए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बनाइए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे करिए, है ना। और ये मोशन को है ना आप थंब से इंडिकेट कीजिए। किससे इंडिकेट कीजिए, थंब से। चलिए मैं खुद भी करके देखता हूँ। चलिए मैं आपको मेरे हैंड से दिखाता हूँ, ये देखिए आप, है ना। हम इसको कैसे करेंगे, जस्ट अ मिनट। सो क्लास देखिए, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये मैंने मोशन ऊपर की तरफ किया, तो ये मेरा जो फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। किसको, करंट को। फिर से देख लिया आप, ये आपके क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड, ये ऊपर मोशन, बॉडी ऊपर जा रही है, तो ये जो राइट हैंड का जो मिडिल फिंगर है ये इंडिकेट करेगा करंट को, किधर करंट इंड्यूस होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने कोशिश की है कि मैं इस पेपर में समझा पाऊँ कि ये आर हमारी ऊपर आ रही है, इस तरफ इंड्यूस क्या हो रहा है, सॉरी इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो करंट इसमें प्रोड्यूस होगा A से B डायरेक्शन में, और AB इधर करंट आगे बढ़ेगा C से D में, C से D डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पर क्या बनी हुई है बच्चों, ये जो एक्सल है इसके ऊपर ये जो A हिस्सा है, ये कॉइल का A हिस्सा एक रिंग से जुड़ा हुआ है, पहली वाली रिंग R1 से, और इसमें एक ब्रश लगा हुआ है B1। ये जो दूसरा हिस्सा है ये वाला, ये आगे जाके एक और रिंग से जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड B2 रिंग, सॉरी R2 रिंग, और वहां पर ब्रश लगा है B2, ठीक है। हाफ रोटेशन के बाद क्या हुआ, हाफ रोटेशन के बाद फिर से एक मैं अरेंजमेंट दिखा दूं आपको। आफ्टर द हाफ रोटेशन कॉइल की बस डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब कॉइल क्या हो जाएगी, जो ABCD था आधे रोटेशन के बाद, D यहाँ, C यहाँ, B यहाँ और A यहाँ, यानी कि AB कुछ ऐसा हो जाएगा और DC कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, करंट फिर से जनरेट होगा, लेकिन अब करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब करंट पहले ABCD में जा रहा था, अब DCBA में जाएगा, तो करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल दी। जो करंट अपनी डायरेक्शन बदल दे उसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है बच्चों, AC करंट कहते हैं। क्लियर क्लास। टू गेट अ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट क्या होता है बच्चों, जो डायरेक्शन नहीं बदलता है वो होता है डायरेक्ट करंट। टू गेट अ डायरेक्ट करंट या DC करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विथ टाइम, अ स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज विथ दिस अरेंजमेंट। वन ब्रश इज एट ऑल टाइम इज कनेक्ट विद द आर्म मूविंग अप इन द फील्ड। मतलब सिर्फ एक छोटा सा अरेंजमेंट समझाऊं बच्चों, हो क्या रहा है ना, आप समझिए बात को। अभी करंट बनता है, तो ये जो ब्रश B1 है ये जुड़ा है इस वाले हिस्से से, तो वो घूम के इधर आ जाता है ना। और ये हिस्सा जो है, रिंग जो है, वो हमको रिंग को तोड़ना पड़ेगा। हमको ये ब्रशेस, रिंग ऐसी रखना पड़ेगी, रिंग घूम सके ब्रश ना घूमे,
जिससे क्या होगा कि जो ये वाला हिस्सा है B1 ब्रश वो हमेशा एक तरफ रहेगा और B2 ब्रश जो है वो भी एक तरफ रहेगा, जिससे करंट हमेशा बनेगा कॉइल में ऐसे ही DCBA बने। लेकिन बाहर सर्किट में जब हम उसको यूज करेंगे, बाहर के सर्किट में जब हम उस करंट को यूज करेंगे तो बाहर में उसकी डायरेक्शन एक जैसी रहे, चेंज ना हो। ये कब हो सकता है? जब ये B2 और B1 क्या हो, अपनी जगह से ना हो, हिले। आधे रोटेशन के बाद जो ये B1 A से जुड़ा है वो किससे जुड़ जाए? D से जुड़ जाए, और जो हिस्सा इधर जुड़ा हुआ है वो हिस्सा इस B2 से जुड़ जाए, दूसरे ब्रश से। मतलब ये आर्म अभी B2 से जुड़ी है और ये आर्म अभी B1 से। हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा? अगर ये वाली आर्म फिर से B2 से आ जाए और ये वाली आर्म B1 के साथ आ जाए तो करंट की डायरेक्शन अंदर तो बदल जाएगी लेकिन बाहर सेम रहेगी, जिससे हम लोग क्या ले सकते हैं? डायरेक्ट या DC करंट ले सकते हैं। ठीक है। वी हैव सीन द वर्किंग ऑफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में इस प्रकार की रिंग्स हमने देखी थी। दस अ यूनिट डायरेक्शनल करंट इज प्रोड्यूस, मतलब DC करंट बन सकता है। यूनिट डायरेक्शनल मतलब जिसकी डायरेक्शन एक ही हो। द जनरेटर इज दिस कॉल्ड अ DC जनरेटर। इस टाइप का जनरेटर जो DC करंट बनाएगा वो DC जनरेटर होता है। द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट इज दैट, क्या डिफरेंस है AC और DC करंट है बच्चों? डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, वो हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। वेयर एज द अल्टरनेटिंग करंट रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब समय समय पर, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मोस्ट पावर स्टेशन कंस्ट्रक्टेड दीज डेज प्रोड्यूस AC इन इंडिया। हमारे देश में AC करंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। द AC चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के अगर 100 से डिवाइड कर दिया जाए या एक सेकेंड के 100वें पार्ट में हमारी जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन को बच्चों चेंज कर लेता है। इसका मतलब है कि हमारे इंडिया में जो AC करंट यूज करते हैं हम लोग, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। अब यहाँ 100 लिखा, यहाँ 50, इसका समझ कॉन्सेप्ट ये है कि एक सेकेंड में 2 बार चेंज होना चाहिए बच्चों। एक सेकेंड में 2 बार चेंज होना चाहिए। अगर 100 सेकेंड में चेंज 1/100 सेकेंड में अगर चेंज हो रही है वो, तो इसका मतलब है 50 टोटल टाइम होंगे, 50 बार प्लस 50 बार माइनस, इसलिए इसको 1/100 बोला जाता है। तो 50 हर्ट्ज की हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है AC का? An important advantage of AC over DC is that electric power can be transmitted over long distances without much loss of energy. AC करंट को आपने देखा होगा बड़े बड़े से स्टेशंस, या ये कह लो कि बड़े बड़े पोल्स होते हैं आपके फील्ड में, खेतों में आप लोगों ने देखे होंगे, जो ह्यूमन शेप के होते हैं, इंसानों के शेप के जैसे बने होते हैं ना, वो बहुत दूर से करंट को हमारे सिटीज तक लाते हैं। क्योंकि करंट हमारे सिटीज में तो बनता नहीं, ना ही गाँव में बनता है। करंट तो कहाँ बनता है? पावर स्टेशन में बनता है, जो कि हमारे घरों से बहुत दूर होते हैं। तो AC का बेनिफिट ये है बच्चों, AC को लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजा जा सकता है बिना पावर लॉस के, बिना एनर्जी के लॉस के भेज सकते हैं। क्लियर है क्लास? सो क्लास कुछ क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? 2 चीजें बच्चों। एक नॉर्मल प्रिंसिपल तो यह कहता है कि इट चेंजेस मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। एक प्रिंसिपल तो ये नॉर्मल सा प्रिंसिपल है कि वो क्या करता है? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल करता है। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है कि वेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ कॉइल, अगर किसी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज किया जाए, देन इट विल प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। नेम सम सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट करंट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट करंट के सोर्स क्या है बच्चों? या तो DC जनरेटर कर लो, या कोई सेल कर लो, कोई बैटरी कर लो, ये सब डायरेक्ट करंट के सोर्सेस होते हैं। विच सोर्सेस प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। कौन अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है बच्चों? तो AC जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है? AC करंट प्रोड्यूस करता है। AC जनरेटर प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन दिए हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ रेक्टेंगुलर कॉइल है कॉपर वायर की, रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंजेस वंस इन ईच हाफ रिवॉल्यूशन। आधे रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है? करंट की डायरेक्शन
चेंज हो जाती है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, हाफ रिवॉल्यूशन। हर हाफ रिवॉल्यूशन के बाद क्या होगा, करंट की डायरेक्शन बच्चों चेंज होने वाली है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं बच्चों, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। In our homes, we receive supply of electric power through a main supply, also called mains line। जो हमारे घरों के बाहर वायरिंग्स होती है ना बच्चों, 3 के फॉर्म में होती है बच्चों वो। आइदर सपोर्ट थ्रू ओवर हीट इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय अंडरग्राउंड केबल, या कहीं कोई कंट्रीज में अंडरग्राउंड है, हमारे इंडिया में तो आउटर ही है बच्चों। वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई यूजुअली विथ रेड इंसुलेशन कवर इज कॉल्ड अ लाइव वायर। उसमें से एक वायर होता है रेड कलर का जिसको हम लाइव वायर कहते हैं या पॉजिटिव वायर कह सकते हैं, जिसके अंदर मेनली करंट होता है। एक और वायर होता है अनादर वायर विथ ब्लैक इंसुलेशन, घरों में यूज़ करते हैं हम लोग, जो वायरिंग हमारे घरों में होती है उसमें एक ब्लैक कलर का वायर होता है। जनरली उसको न्यूट्रल या नेगेटिव वायर कह सकते हो, न्यूट्रल कहो, नेगेटिव तो चलो ठीक है। इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 220 वोल्ट। मतलब हमारे देश में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों वो 220 वोल्ट का होता है जनरली। फॉर होम्स, घरों के लिए, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में अलग अलग होता है। एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस, हमारे घर में जो मीटर बोर्ड होता है बच्चों, दीज वायर्स पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू अ मेन फ्यूज। ये जो वायरिंग हमारी सब होती है, ये करंट एक फ्यूज से होके निकलता है। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर इन द हाउस, वो अलग अलग लाइन्स में कनेक्ट हो जाता है। दीज वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट विद इन द हाउस। ये लाइन वायर हर एक रूम में या जहाँ पर भी वायरिंग आपने कर रखी वहाँ भेज देता है। ऑफन टू सेपरेट सर्किट आर यूज्ड, वन ऑफ 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर अप्लायंसेस विथ हायर पावर रेटिंग सच एस गीजर, एयर कूलर्स। ठीक है, मतलब हमारे घरों में दो टाइप की वायरिंग्स होती है बच्चों। एक होती है 15 एम्पियर वायरिंग जो कि कुछ हैवी अप्लायंसेस के लिए होती है ना, जस्ट लाइक गीज़र, एयर कूलर्स, एसी कंडीशनर, इन सब के लिए, फ्रिज इनके लिए होती है। द अदर सर्किट ऑफ 5 एम्पियर, एक छोटा सर्किट भी बना होता है, मतलब घरों में बनाते हैं जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, 5 एम्पियर करंट का होता है। रेटिंग फॉर बल्ब, फैन, इनके लिए बनते हैं, मतलब वहाँ थोड़े पतले वायर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। द अर्थ वायर विच हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर, बच्चों एक और वायर होता है ग्रीन कलर का जो कि अर्थ वायर होता है, इज यूजुअली कनेक्टेड टू मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। घर के पास में बड़े से गड्ढे में एक मेटल के रॉड को अंदर अर्थ में डाल देते हैं और उससे एक वायर जोड़ के हमारे घरों में ले आते हैं। ठीक है, इसको अर्थ वायर कहते हैं। ठीक है, दिस इज यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर, ये एक प्रकार का सेफ्टी मेजर होता है, स्पेशली फॉर दोज अप्लायंसेस दैट हैव अ मेटेलिक बॉडी। मतलब ये उनके साथ लगा होता है बच्चों, आपने देखा होगा घर में फैंस में नहीं होता है, ये होता है फ्रिज में, है ना, कूलर्स में होता है, क्योंकि इनकी बॉडी मेटल की बनी होती है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई वायर, लाइव वायर कभी कभी मेटल की बॉडी से टच हो जाता है, जिससे बहुत सारा करंट किस में चला जाता है, उस सर्किट की, मतलब सॉरी, जो मेटल की बॉडी उसमें करंट चला जाता है ना। अब अगर क्या है, अर्थ वायर होगा तो वो करंट जो मेटल की बॉडी में गया है वो वायर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा और किसी को कोई झटका नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लो अर्थ वायर नहीं है तो वो करंट, उसको जो भी बॉडी को टच करेगा उसको करंट का शॉक लग सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक प्लेस, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर। द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू अर्थ वायर विच प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस conducting path for current, thus it ensure that any leakage of current to the metallic body of appliances keeps its potential to that of the earth and the user may not get a severe electric shock। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ लिखा हुआ बच्चों कि अगर कभी करंट का लीकेज हो जाए, करंट का लीकेज मतलब कि कभी लाइव वायर आपकी मेटल बॉडी को टच कर दे तो करंट कहाँ पहुँच जाएगा, मेटल की बॉडी में, और अगर उसमें अर्थ वायर लगा है तो मेटल की बॉडी से कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, और आपको शॉक नहीं लगेगा। और ऐसा नहीं है तो प्रॉब्लम्स आपके लिए होने वाली है। हियर इज अ स्कीमेटिक डायग्राम, बच्चों यहाँ का स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक अर्थ वायर होता है, वो हर एक डिवाइस के साथ नहीं लगाते, कुछ डिवाइसेस में ही लगता है। ठीक है, लाइव वायर रेड कलर से शो किया है, न्यूट्रल वायर को ब्लैक कलर से शो किया है, देख सकते हैं आप। लाइव वायर में करंट आता है, मेन सप्लाई से होते हुए कहाँ जाता है, ये इलेक्ट्रिक मीटर है हमारे घर का, है ना। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, मतलब अलग अलग रूम्स में, लाइंस में करंट चला जाता है। लाइव वायर सब जगह चला गया है, न्यूट्रल वायर भी सब जगह चला गया है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के बीच का डिफरेंस हमेशा कितना रहता है, 220।
जिन अप्लाइंसेस में हमको क्या चाहिए, मेटल बॉडी, उनको इस एक और वायर से जोड़ देते हैं जिसको कहते हैं अर्थ वायर। ये तीसरा वायर जो है, ठीक है क्लास, कोई दिक्कत है इसमें हमको नहीं। सो क्लास ये फिगर में हमको समझाया गया है, ठीक है। हर एक उसमें ऑन और ऑफ के बटन्स होते हैं जो बंद करने में काम आते हैं। इन ऑर्डर टू दैट ईच अप्लायंस हैज़ इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। हम सारी अप्लायंसेस को पैरेलली कनेक्टेड करते हैं जिससे क्या होगा, सबको बराबर है ना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता रहे। इन दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस बराबर मिलेगा, इन दोनों को भी और इन सबको, क्योंकि ये सब कैसे जुड़े हैं, पैरेलली जुड़े हैं। सीरीज में होते तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पैरेलल है तो इन सबका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। अब अपने अपने रेजिस्टेंस या पावर के हिसाब से वो करंट का यूज़ कर लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट, हर जगह होता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ फ्यूज इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले लेसन में समझ चुके हैं हम लोग। अ फ्यूज इन अ सर्किट प्रिवेंट डैमेज टू अप्लायंसेस एंड द सर्किट ड्यू ओवर हीटिंग, मतलब ये हमारे सर्किट को हेवी करंट से बचाता है। अगर ज़्यादा करंट या ज़्यादा पोटेंशियल हमारे घरों में आ जाता है तो ये मेल्ट होकर पिघल के टूट जाता है और हमारे सर्किट्स जो होते हैं वो खराब होने से बच जाते हैं। ओवरलोडिंग कैन अकर्स व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मतलब अगर कभी लाइव वायर और हमारा न्यूट्रल वायर अगर एक साथ कांटेक्ट में आ गए तो बहुत सारा करंट एक साथ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जिससे कि ओवरलोडिंग हो जाएगी। ओवरलोडिंग मतलब एक हैवी वोल्टेज या करंट मिल जाता है हमारे घरों में, जो कि यूजुअली हमारी अप्लायंसेस नहीं झेल सकती हैं, ठीक है। अगर उनके पास ये करंट पहुंचेगा तो डेफिनेटली वो ख़राब हो जाएंगी। तो इसको रोकने के लिए हम हमेशा हमारे घर में क्या रखते हैं, एक फ्यूज़ रखते हैं। वो फ्यूज़ मेल्ट होके सर्किट को या करंट को बंद कर देता है। इन सच अ सिचुएशन द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीजेस, करंट बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट सर्किटिंग, उसको शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज, पॉसिबल डैमेज से और किसी भी प्रॉब्लम से हमको बचा सकता है कौन, फ्यूज। बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनडली हाई करंट, हाई करंट को वो रोक देता है, स्टॉप कर देता है फ्यूज। द जूल हीटिंग इफेक्ट दैट टेक्स प्लेस इन फ्यूज मेल्ट इट ब्रेक एंड द सर्किट, मतलब वो जो हमारा फ्यूज होता है बच्चों, वो ऐसे वायर का बना होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो जैसे उसमें थोड़ी ज़्यादा हीट जाती है तो वो पिघल कर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर्स ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज, कभी कभी सप्लाई वोल्टेज हाई हो जाता है, इस वजह से भी हो जाता है। समटाइम ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट, कभी कभी एक ही सॉकेट से बहुत सारी अप्लायंस लगाने से भी ओवरलोडिंग हो जाती है। तो बच्चों यहाँ ये लेसन खत्म होता है। कुछ क्वेश्चंस ये हैं, हम देख लेते हैं, और जो इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसका मैं एक सेपरेटली वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के लिए। नेम द टू सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। तो क्या हो गया बच्चों, दो सेफ्टी मेजर कौन से होते हैं, एक तो इंसुलेशन करते हैं और दूसरा फ्यूज होता है बच्चों, कि वायर को इंसुलेट किया जाता है और घरों में फ्यूज का यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूज और एमसीबी कह सकते हो आप, फ्यूज एंड एमसीबी या फ्यूज एंड इंसुलेटेड वायर, ठीक है। एक अर्थ वायर भी होता है, उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूज, इंसुलेटेड वायर एंड अर्थ वायर और एमसीबीज, आजकल फ्यूज का नया नाम आ गया एमसीबीज, इन तीनों चीज़ों को आप कह सकते हो सेफ्टी मेजर्स में। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक ओवन है, 2 किलोवाट पावर का ये पावर दी है रेटिंग, ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, दैट हैज़ अ करंट रेटिंग 5 एम्पियर, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, एक्सप्लेन। चलिए हम कर लेते हैं, हमें एक कॉपी की जरूरत है बच्चों। हमें पावर रेटिंग कितने गिवन है, 5 किलोवाट, दैट इज 2 किलोवाट, दैट इज 2000 वॉट इज द पावर एंड 220 वोल्ट इज द पोटेंशियल। V कितना हो गया बच्चों, 220 वोल्ट हो गया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बुक को हटा दूं जिससे कि मुझे स्पेस मिल जाए। हमको इससे पता लगाना है कि देखिए मैंने लेसन 12 में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, P इज इक्वल्स टू VI, पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। अगर मुझे करंट निकालना है तो मैं पावर को V से डिवाइड कर दूंगा, तो 2000 पावर को मैं V से डिवाइड करता हूँ 220 वोल्ट से, तो मुझे कितना करंट मिलेगा बच्चों यहाँ से,
0 से 0 कैंसिल, ये अराउंड बच्चों 9 एम्पियर के आसपास आएगा, क्योंकि 22 टू 9 ज़ा 198 होता है, तो 9.1 समझ लो। चलो, तो आपको करंट मिलेगा 9.1 एम्पियर का इससे, जो कि बहुत ज़्यादा है ना। और हमारे जो ये रेटिंग है, करंट की रेटिंग है 5 एम्पियर है। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, क्या होगा बच्चों, 9.1 एम्पियर का करंट फ्लो हो सकता है और उसको चाहिए 5 एम्पियर, तो उसके लिए तो शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन हो सकती है, ओवरलोडिंग हो रही है बच्चों, करंट ज़्यादा मिल रहा है उसको, है ना, करंट हाई हो रहा है उसके लिए, ठीक है। तो 5 एम्पियर करंट की उसको रीड है, करंट रीडिंग 5 एम्पियर है, बट उसको मिलेगा कितना 9.1, जो कि उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो इसमें कुछ चेंजेस हमको करना होंगे। What precautions should be taken to avoid overheating of domestic electrical circuit, क्या प्रिकॉशंस करना चाहिए, जो हमने अभी पढ़ी कि एक ही सर्किट पर हमको बहुत सारे स्विच, एक ही स्विच पर बहुत सारे अप्लायंसेस नहीं लगाना चाहिए, यहाँ दिया हुआ है सब आप साफ। सम टाइम ओवर लोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट, इस वजह से भी हो जाता है। ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर्स ड्यू टू द एक्सीडेंटल हाइक इन सप्लाई वोल्टेज, एकदम कभी कभी वोल्टेज हाई हो जाता है, ठीक है। और तीसरा, अगर न्यूट्रल वायर और लाइव वायर दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, हमने देखा था ना यहाँ पर, न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टैक्ट विथ लाइव वायर, अगर दोनों वायर भी एक साथ कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो भी हमारा करंट इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों, ये हमारे लेसन था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर बनाएंगे।